हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव शर्मा और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में वेक्टर्स स्टार्ट कर दिया था। हम ये सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स के लिए, जिसमें हम क्लास 12th की पूरी फ़िज़िक्स हर एक चैप्टर एकदम डिटेल्स के साथ, एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग के साथ हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th का सिलेबस। तो यह हमारी स्टार्टिंग है जिसमें हमने मैथमेटिकल टूल्स, पूरे मैथमेटिकल टूल्स जितने हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैंने पूरे 8 वीडियोस के समथिंग में कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद हम वेक्टर्स स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो से। वेक्टर्स में हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि हमने पूरा समझ लिया था वेक्टर क्या होता है, उसमें जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या मतलब कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और वेक्टर में जो डायरेक्शंस होती हैं, यानी जो हमारी 3 एक्सेस होती हैं, उनके उसमें हम वेक्टर को कैसे आई, जे और के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। और तो चलिए अब इसमें, और मैंने आपको यूनिट वेक्टर, जो कि मेन चीज़ है, यूनिट वेक्टर मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं हमारे वेक्टर्स टॉपिक को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बहुत पसंद आएगा, आपको पूरी क्लास 12th में आपको बहुत हेल्प होगी हमारे कंटेंट से, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। यानी मैं आपको बताऊंगा वेक्टर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी है जो कि अब आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला क्या है, इक्वल वेक्टर्स। आप आसानी से नाम से ही समझ सकते हैं किसका क्या मतलब है। इक्वल वेक्टर्स, इसमें आपको दो वेक्टर दिए होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर दिए होते हैं जिनकी सेम मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है, वो आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल वेक्टर। यानी टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। आप बिल्कुल अटेंटिव होकर मेरी क्लास अटेंड कीजिए, आपको हर एक टॉपिक समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यानी कोई भी दो वेक्टर हैं जिनकी आपको डायरेक्शन सेम दी हुई है, मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है। यानी मान लीजिए आपको ये दो बॉक्स हैं, इन पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये 20 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर भी 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड यानी 20 न्यूटन सेम है, और साथ ही साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आई कैप डायरेक्शन है, इस एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इसकी आपको इधर ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इधर एक और बॉक्स है, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। अब क्या ये इक्वल वेक्टर होंगे? आप देख सकते हैं इनका डायरेक्शन एकदम सेम है, मैग्नीट्यूड में जो 10 है वो भी सेम है, लेकिन इनकी जो यूनिट है ये मीटर पर सेकंड है और ये एन यानी न्यूटन है। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, इसलिए ये इक्वल वेक्टर बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है। अब आपको वेक्टर कैसे भी दिए हो सकते हैं, जैसे आपको एक वेक्टर इधर दिया हुआ है पी वेक्टर, और एक वेक्टर ऐसे ही इधर की तरफ दिया हुआ है ऐसे ही, ये क्यू वेक्टर। अब ये जो वेक्टर हैं ये सेम डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी मान लीजिए सेम है, मतलब साइज से आप जान सकते हैं कि दोनों सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम है, तो इक्वल वेक्टर है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक के नीचे एक ही लगे आपको दिखें,
ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड टाइप के वेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट बोल सकते हैं आप इसको, या नेगेटिव बोल सकते हैं। नेगेटिव बहुत मेनली यूज़ किया जाता है। एंटी पैरेलल बोल सकते हैं आप इसको, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अभी अपोजिट और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? ये होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप नाम से ही समझ सकते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर दिया हुआ है P, जो कि मान लीजिए है आपका 10 न्यूटन, और एक और वेक्टर आपको दिया हुआ है ये है Q, जो कि है 10 न्यूटन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ये वाला ऐसा, ठीक, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। लेकिन ये जो वेक्टर, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो वेक्टर हैं ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल हैं, लेकिन ये इनकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये एंटी पैरेलल कहलाते हैं। यानी ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, ये P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर ऐसे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, P वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q वेक्टर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस Q वेक्टर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हम वेक्टर पढ़ते हैं वो होता है ज़ीरो वेक्टर, या कह सकते हैं नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो ये ज़ीरो या नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड और अनडिफाइंड डायरेक्शन। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो है और जो उसकी डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है। यानी कोई भी वेक्टर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉल है जिस पे इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का। तो ये दोनों जो इक्वल हैं एंड अपोजिट वेक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। ये हो गया नल वेक्टर। और ये नल वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे ओ और उसके ऊपर एरो, ये हो गया आपका नल वेक्टर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर दिए हुए हैं, उसका हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन ये होगा सेम डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन का हम पढ़ेंगे, वो आगे हम लॉ से पढ़ेंगे, क्योंकि अब मैं उसकी कोई ट्रिक बताऊँ आपको, ट्रिक भी क्या होती है, वो कुछ नहीं, आपको सेम चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन हम जो लॉ पढ़ेंगे, हम मोस्टली 99% जगह वो लॉ ही यूज़ करते हैं, इसलिए कोई और चीज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम आराम से पढ़ लेंगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो आपको याद हो जाएगा। और बस वो जो पैरेललोग्राम लॉ है वो, तो बस वो इजीली आपको याद हो जाएगा, हम हर जगह उसी का यूज़ करते हैं, बस सिंपल। चलिए, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। अब मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं,
ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि ये ऐसा दिया हुआ है आपको 3 यूनिट, ठीक, मतलब सेम यूनिट है ये। यूनिट्स जो है, यूनिट्स वर्ड मान लीजिए सेम है, सेम यूनिट है इसकी, ठीक है। एक और आपको वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, ये है आपका मान लीजिए 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स। अब इसमें ये आपको ऐड करना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये मान लीजिए ये आई कैप डायरेक्शन में लिख देता हूँ, इसमें आई कैप आई कैप। अब आपका जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, यानी कि आर वेक्टर, किसके बराबर होगा, 3 + 7। इन दोनों को आप सम कर देंगे, इनका नॉर्मली एज यूजुअल वाला सम, और यहाँ आपकी लग जाएगी यूनिट और आपका डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप। यानी ये जो आर वेक्टर हुआ, इनका जो सम हुआ ए प्लस बी हुआ, वो क्या हो गया 10 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन। देखिए कितनी इजी है एडिशन, बहुत इजी है एडिशन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सेम डायरेक्शन में आपको ये दिया हुआ था, अगर ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये भी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ए वेक्टर है आपका, ये है 10 यूनिट्स, ये आपका बी वेक्टर है 5 यूनिट्स। अब इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि आर वेक्टर जो होगा, यानी कि मतलब आपको रिजल्टेंट नहीं है ये, इसका आप सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल रहे हैं। अब ये दोनों आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप आई कैप, तो इन दोनों का नॉर्मल एज यूजुअल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 10 - 5 यूनिट्स आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि आपका ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है वो आ गया 5 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। कितना इजी है इसका सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए ये आपको सेम डायरेक्शन के बदले अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है तो इसका एडिशन कैसे होगा, ये आपका मान लीजिए ए वेक्टर है, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स। ये आपका बी वेक्टर है, मान लीजिए ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है 3 यूनिट्स। यहाँ ये मैंने सेम साइज़ का बना दिया, लेकिन ये सेम नहीं है, इसकी लेंथ डिफरेंट होगी, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब ये 5 यूनिट और 3 यूनिट अपोजिट डायरेक्शन में, हमें इन्हें ऐड करना है। तो इसका एडिशन कैसे होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा 5 - 3। यानी अब इधर जो सिंपल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो तो जानते ही हैं। अब ये ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं, सिंपली जो ये ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, माइनस बी वेक्टर के, ठीक है। आप सब जानते हैं, एक मिनट, ये कैमरे में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था कि ये ए वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस बी वेक्टर के। यह भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वेक्टर होता क्या है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिर पढ़ के मतलब ही क्या है, कोई सेंस ही नहीं है। इसलिए आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर है जो कि माइनस बी वेक्टर के इक्वल होता है। तो जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो बी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो 5 - 3 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन, यानी कि ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स इन आई कैप डायरेक्शन।
ऐसे इसके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अगर आप ए बी का माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। सिंपल है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, आप समझ गए होंगे ये चीज़। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेन, आप सभी जानते ही हैं, आपने नाम सुना ही होगा। एक क्या होती है, क्यूमुटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है ये क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है p, ये p वेक्टर, और ये है एक q वेक्टर। इनका रिजल्टेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका r वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए ये सेम वेक्टर्स हैं आपके पास, लेकिन ये कैसे हैं, ये है आपके पास p वेक्टर और ये है आपके पास q वेक्टर। इसका रिजल्टेंट भी सेम आएगा, यानी कि अब p वेक्टर प्लस q वेक्टर करें तो भी सेम आएगा, या q वेक्टर प्लस p वेक्टर करें तो भी सेम आएगा। यानी कि ये लॉ हमसे कहता है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू q वेक्टर प्लस p वेक्टर। ठीक है, आप समझ गए कितना ईजी है ये। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, ये फॉलो करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, चलिए आपके पास वेक्टर क्या है, ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, यह है ए वेक्टर। एक और वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ, यह है बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर है उस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी इतनी देर से हमने ये सीखा हुआ था लास्ट वीडियो में कि मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, इसमें आप इधर भी, अब इसमें आप ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर राइट साइड भी लगा रहे हैं, इसमें आप ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं और राइट साइड भी लगा रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, डायगोनली, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मान लीजिए इसमें आप एक और थर्ड वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है इस डायरेक्शन में, ये है सी वेक्टर। तो आपका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये आपका वही बॉक्स था जो कि ये आपका बॉक्स है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर लग रहा है आपका, तो ये इधर जा रहा है। तो अब ये इधर जा रहा है और आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर, यानी कि इधर भी जा रहा है, देखिए। तो ये कैसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। मैं दोनों साइड फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ भी फोर्स लगा रहा हूँ। तो कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। तो अब ये क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है कि जो एक मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे जो आपके वेक्टर होते हैं, ये जैसे ये वेक्टर है, तो आप इसको उठा के शिफ्ट करके ऊपर लगा लीजिए, तो आप रिजल्टेंट निकालिए, वो भी सेम आएगा। ये बात मैं पहले आपको बता नहीं पाया था, तो अब मैंने आपको बता दी। अरे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की, आप वैसे भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है आपको, कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसमें जब आप सी वेक्टर जोड़ते हैं तो आपका रिजल्टेंट आता है। यही रिजल्टेंट आपका कैसे आएगा, जब आप ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड करें तो भी आपका यही रिजल्टेंट आएगा।
यानी कि आप पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ये, प्लस इसमें सी वेक्टर कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट आ रहा है। या फिर आप मान लीजिए पहले आप बी, ये जो बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, ये इधर और इधर थी ऐसे, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस इसमें आप ए वेक्टर लगा रहे हैं तो भी आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, यही रिजल्टेंट आएगा। ये होती है एसोसिएटिव लॉ। तो आपको मैंने दोनों लॉ बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक हल्का फुल्का ये आपको मैं एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का, जो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन के, उसका एक आइडिया दे देता हूँ। फिर हम पैरेललोग्राम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको वो आइडिया लेना ज़रूरी है, तभी आपको उसका रिजोल्यूशन समझ पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं एडिशन। तो अब मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट। ठीक है, अब हम इसमें रिजल्टेंट निकालना सीख रहे हैं। मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, दो फोर्स दिए हुए हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, या सीधे दो वेक्टर दिए हुए हैं। ये आपको एक वेक्टर दिया है पी वेक्टर, ये मान लीजिए आपको क्यू वेक्टर दिया है, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर। ठीक है, अब ये दो वेक्टर हैं। अब मैंने आपको फोर्स में अभी सिखाया ही था कि जब आपको मतलब दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये किधर जाएगा, डायगोनली, यानी इसका रिजल्टेंट ये ऐसे आएगा, ये आप जानते ही हैं। लेकिन इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि उसमें कितना जो मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो कितना फोर्स लगेगा। आप मान लीजिए इसका, अब मैं इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ। जैसे इसको मान लीजिए 5 न्यूटन है, इसका मान लीजिए ये भी 5 न्यूटन है, तो इसका भी 5 न्यूटन, इसका भी 5 न्यूटन, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें आप 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, तो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में इसमें कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ही होगा, डायगोनली। ठीक है, तो अब ये आपका 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो आपने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये क्या है, ये भी 5 न्यूटन होगा, ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ये 5 है, ये भी 5 होगा। तो अब इसका आपको डायगोनल निकालना है, ये रहा इसका डायगोनल, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर वो किसके, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, और तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, ये डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगुलर का डायगोनल क्या होता है, वो सब आप जानते हैं, x√2। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, x√2, तो x√2 इसका डायगोनल है। x क्या है, इसकी साइड, स्क्वायर का डायगोनल x√2, x क्या है, 5। इस केस में जो इसकी साइड है, यानी कि जो x√2 जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, साइड, x क्या होता है, साइड। तो ये जो 5 है ये इसकी साइड है, यानी कि इसका जो डायगोनल आएगा 5√2 आएगा। और आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं। चलिए मैं लगा ही देता हूँ इसमें, आप कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर, निकालना क्या है आपको, r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस ये वाले 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, यानी कि √50, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5√2। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब ये किसके इक्वल है, 5√2 के इक्वल। ऐसे ही आप रेक्टेंगल में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। मान लीजिए ये आपका ऊपर फोर्स लग रहा है और ये आपका इधर फोर्स लग रहा है,
ये आपका है 10 न्यूटन, ये आपका है 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसका आप रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों में जो एंगल बन रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो अब और हाँ, इसका मैं आपको बता दूँ, इसमें जो इसकी डायरेक्शन निकलेगी वो डायरेक्शन क्या होगी, इसका डायगोनल का ऐसे पास करेगा, ये इसका जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो इन दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर होता है, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हम आगे सीखेंगे कि हम इसमें एंगल कैसे निकालते हैं, क्या है, सब सीखेंगे। अब ये दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ये इनके बीच का एंगल 90 है। ये साइड भी हो जाएगी आपकी 5 न्यूटन, ये साइड हो जाएगी 10 न्यूटन। इसका आप ये डायगोनल यानी कि रिजल्टेंट बनाएंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो पाइथागोरस लगाइए, इसको मान लीजिए आर। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 के स्क्वायर 100 प्लस 5 के स्क्वायर 25 अंडर रूट 125। ठीक है, ये आपका आ गया इसका रिजल्टेंट। इसको आप फर्दर जैसे लिखना चाहें इस फॉर्मूले लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप समझ गए कि आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना है। अब मैं यहीं पर आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो आपने रिजल्टेंट निकाला इसको आप रिजॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि वापस रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक अच्छा टॉपिक है ये, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम वेक्टर को रिजॉल्व करने वाले हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी, आपको एकदम ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे नॉर्मल, जब आपका परपेंडिकुलर एंगल दिया हुआ है। अब मान लीजिए एक केस कंसिडर करते हैं, दो आपको, और हाँ, ये जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें जो आपका एंगल बाइसेक्टर बनता है वो 45 डिग्री का नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। मतलब जो बाइसेक्ट नहीं करता, जो डायगोनल बनता है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता। अब मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट आपको पहले से दिया हुआ है। अब इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं। पहले हम इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम अभी जैसे रेक्टेंगल से हम निकालते हैं ना, वेक्टर हमने निकाला है तो इसका हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। जब भी आपको कोई वेक्टर दिया हुआ होगा आप हमेशा उसके परपेंडिकुलरली रेक्टेंगल इमेजिन करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इधर आप देखिए, ये जो है ये और ये ठीक है, ये दोनों पर आपको फोकस करना है। ये जो एंगल है ये इसकी डायरेक्शन होगी, आप जानते हैं, इसको हम ले लेते हैं थीटा। इसकी डायरेक्शन है वेक्टर की, ठीक है, इसको हमने थीटा ले लिया। अब मान लीजिए ये जो आर है, इसको चलिए आर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आप सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, आप सब जानते हैं साइन थीटा क्या होगा। इधर हम निकालते हैं साइन थीटा, आप सब जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इधर परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा होता है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा इसके अपोजिट वाला, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं हम, ये है पी वेक्टर। ठीक है, ये पी वेक्टर, तो ये भी पी वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्यू, ये भी क्यू हो जाएगा। वेक्टर हम भले ही नहीं लें अभी, ठीक है। अब ये पी हो गया तो इसको हम लिख लेता हूँ पी परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा रिजल्टेंट यानी आर। ठीक है, इधर से हम क्या कह सकते हैं, ये जो पी है, पी क्या होगा हमारा आर साइन थीटा। इधर आपको क्या क्या पता था, ये थीटा आपको पता है, आर आपको पता है, आपको क्या निकालना है, इसको रिजॉल्व करना है। यानी कि ये आपका रिजल्टेंट है, यानी कि ये आपका बॉक्स है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये डायगोनली मूव कर रहा है। आपको डायरेक्शन दी हुई है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये
एरो जो है ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं इधर, यानी कि एंगल आपको पता है, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है कि आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका रिजल्टेंट है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो इधर जा रही है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि आप इधर कितना फोर्स लगा रहे हैं और इधर कितना, यानी कि ऐसे जा रही है तो आप दोनों साइड, दोनों ये दोनों मैं किधर कितना कितना फोर्स लगा रहा हूँ। तो अब ये जो P है ये आपका क्या हो गया, R साइन थीटा। ऐसे ही आप कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये आपका बेस हो गया, Q आपका बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस आपका R। यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, Q क्या हो जाएगा, R कॉस थीटा। इसकी एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, पहले तो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा R साइन थीटा, ये हमारा हो गया R कॉस थीटा, ठीक है। R मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम ले रहे हैं। अब इधर आप देखिए, जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, थीटा के बगल वाला है, थीटा से मतलब थीटा से बिल्कुल लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है। अब ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा। तो अब हमारे दो इसके जो दो वेक्टर हैं, जो दो मेन फंडामेंटल वेक्टर हैं जिसके थ्रू हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो हमने निकाल लिए। इसी को बोलते हैं रिजॉल्व करना, यानी ये हमने इस वेक्टर को दो वेक्टर में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। यही होता है रिजॉल्व करना। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे, बहुत पूरे फिजिक्स में हम बहुत जगह पर रिजॉल्व करेंगे, यानी आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका हम दो वेक्टर में रिजॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए आपको इधर ये एक बॉक्स दिया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये है 5 न्यूटन, ठीक है। ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जो एंगल है ये है आपका थीटा, ये इसके थीटा एंगल बना रहा है। अब आपको निकालना है, इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, दो कंपोनेंट बना लीजिए, एक ये ऐसे और एक ऐसे, यानी परपेंडिकुलर। इसको हमें रिजॉल्व करना है, ये इन दो डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तभी तो ये इधर बनेगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये क्या साइड हो जाएगी हमारी 5 कॉस थीटा, ये साइड क्या हो जाएगी हमारी 5 साइन थीटा, ठीक है। ये हमने रिजॉल्व कर लिया। मान लीजिए आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये हो गया 5 कॉस 45, ये आपको साइन दिया हुआ है तो ये 5 साइन 45। ऐसे आप इजीली इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आप समझ गए आपको रिजॉल्व कैसे करना है। आप ये ट्रिग्नोमेट्री का हमने कैसे यूज़ करके हमने रिजॉल्व करना सीखा, ये आप समझ गए। तो आगे हम और रिजोल्यूशन का यूज़ करेंगे और हम रिजॉल्व करेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों करेंगे, और ये दोनों ख़त्म करने के बाद आपका ये वेक्टर का पूरा टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। बस फिर हम सीधे सीधे क्लास 12th की फिज़िक्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव था। लेकिन हमने ये बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर इसलिए किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट स्टडी इन क्लास 11th फोकसफुली। कोई फोकस नहीं करता क्लास 11th में, इसलिए हमने सोचा कि मोस्ट ऑफ द मतलब यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं ज़्यादातर उन्होंने सीधे डायरेक्ट क्लास 12th पढ़ाया हुआ है। उनने वेक्टर नहीं पढ़ाया आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया, और वो अपनी वीडियोस में बोलते हैं बीच में कि आपने ये पढ़ा ही होगा। तो और उनकी बात बिल्कुल सही है, आपको ये पढ़ना चाहिए था 11th में, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं पढ़ते। इसलिए हम अपने चैनल पे पूरी सीरीज़ के साथ इनको शुरुआत में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये शुरू में पढ़ लीजिए, आपका एकदम बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आगे से अगली वीडियो मतलब आगे जो हमारा क्लास 12th की पूरी सीरीज़ चलेगी उसमें आपको कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में आपको कोई सा भी ज़रा सा भी एकदम 1% भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा हमारी ऑडियंस होगी, जितना ज़्यादा हम ग्रो होंगे, उतना ज़्यादा कंटेंट आएगा। आप जो कंटेंट बोलेंगे वो कंटेंट आएगा,
इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।